हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हमारा टॉपिक जो है कल के टॉपिक से आगे एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी का टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट। काफ़ी आनंद आएगा। बहुत समझने वाला टॉपिक है। बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। समानता, अंग्रेजी में हम इसे इक्वलिटी कहते हैं। कहीं कहीं इक्विटी भी बोल देते। इक्विटी का थोड़ा सा अर्थ भिन्न हो जाता है। तो इक्वलिटी, समानता। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी लिबर्टी, स्वतंत्रता की। तो समानता और स्वतंत्रता दो नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। पहले समानता पढ़ा करके बाद में स्वतंत्रता पढ़ा देते हैं, या स्वतंत्रता के बाद में समानता। मैंने पहले लिबर्टी लिया है, बाद में इक्वलिटी पे बात कर रहा हूँ। हम बात अलग अलग पहलुओं पे करेंगे स्टूडेंट। हम बात करेंगे कि हमेशा थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल साइंस से हट के थोड़ा और बैकग्राउंड से लेता हूँ टॉपिक को। आपने पिछला टॉपिक भी देखा होगा। दर्शन से बेसिकली जितनी भी संकल्पनाएं हैं वो दर्शन से निकली है। इसीलिए हमेशा की तरह आज भी मैं इस लेक्चर में बात करूंगा इक्वलिटी पे। फिलोसॉफी से शुरू करेंगे कि दार्शनिक जो है वो इक्वलिटी पे किस तरह की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे इक्वलिटी पर कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से क्या थी इक्वलिटी, और अनइक्वलिटी पे बात करेंगे। मॉडर्न स्टेट में इक्वलिटी की बात कैसे, और फिर मूल बात पे आएंगे उसके पश्चात कि रियल में इक्वलिटी क्या है और इसके क्या पैरामीटर है। क्या इक्वलिटी और यूनिफॉर्मिटी एक ही है या ये अलग है? क्या इक्वलिटी का मतलब बिल्कुल समान है या भेद का बिल्कुल समाप्त हो जाना है, या किस प्रकार के विभेद है उनको ख़त्म किया जाना इक्वलिटी है, या इक्वलिटी भेदों के बीच एक समानता का प्रयास है। हम इसमें एक विचारक हेराल्ड जे जोसेफ लास्की के विचार को हम देखेंगे और उनके विचार में समतलीकरण की प्रक्रिया को देखेंगे। फिर इक्वलिटी के अलग अलग डायमेंशन के बाद में मेन एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लिबर्टी वर्सेस इक्वलिटी। आखिर ये दोनों में विरोध है या ये दोनों पूरक है? बात तो इक्वलिटी वर्सेस जस्टिस पे भी होगी, लेकिन चूंकि अभी तक जस्टिस पे हमने बात नहीं की है, इसीलिए यहाँ इसको अगले लेक्चर के लिए छोड़ देंगे इस बात को। फिर इंडियन परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करेंगे। तो मैंने डायमेंशन खोला है कि हम किस तरह से अलग अलग डायमेंशन पे बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है इसमें फैक्ट्स इतना मायना नहीं रखता है जितनी कि एक समझ मायना रखती है। आजकल जो क्वेश्चंस है, विशेषकर अब जो एग्जाम्स में ट्रेंड बढ़ रहा है, वो है कंसेप्ट पे बेसिस और समझ पे आधारित ऐसे सवाल जिनके सीधे सीधे आंसर आपको नहीं मिलेंगे लाइन टू लाइन। मैं ये कतई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो व्याख्यान दे रहा हूँ उसमें लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगी, नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपकी एक समझ विकसित कर दूंगा। उस समझ के उपरांत आप सही ऑप्शन तक, सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव में कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप एक सही एप्रोप्रिएट अप्रोच अपने माइंड में बना करके उसका उत्तर लिख पाएंगे। लेकिन फोकस रहेगा कि हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व हो। तो कहाँ से बात शुरू करें? हम बात दर्शन से शुरू करते हैं। इक्वलिटी पे बात, समानता पे बात करेंगे तो दर्शन से शुरू करते हैं। कैसे? देखते हैं भैया कि क्या हो सकता है इस टॉपिक में, क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि हम बात दर्शन से करें। दर्शन में कहाँ कहाँ शुरुआत कर सकते हैं? भारतीय दर्शन ले सकते हैं, जिसको आप जानते हैं। भारतीय दर्शन में अगर हम इक्वलिटी को ढूंढना चाहें तो हम वेदांत, हम जिसे कहें कि उपनिषदों में आप इसे देख सकते हो। उपनिषदों में क्या कहा गया है? उपनिषदों में कहा गया है कि सब कुछ ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मास्मि। और उपनिषदों पर ही आधारित जो वेदांत दर्शन है, इसी पर आधारित वेदांत दर्शन वो भी इसी तरह की बात करता है
वेदांत दर्शन में हम किनको ले सकते हैं? कई ले सकते हैं। हम मूल रूप से क्या ले सकते हैं? शंकराचार्य को ले सकते हैं, हम रामानुज को ले सकते हैं। ये सब क्या बात करते हैं? ये सब बात करते हैं, किस बात की बात होती है? इन सब में जो मुख्य जो बात होती है वो इस बात की चर्चा होती है कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ अद्वैत है। अद्वैत है। अद्वैत दर्शन किसका है? बेसिकली शंकराचार्य का। उपनिषद भी लगभग ऐसी बात करते हैं। अद्वैत का मतलब क्या है कि द्वैत नहीं है, दो नहीं है। दुनिया में, ब्रह्मांड में सब कुछ है, वो क्या है? दो नहीं है। मतलब क्या है? अद्वैत। ऐसा नहीं कहा कि एक है, कहा है नकारात्मक भाषा में कि दो नहीं है, अद्वैत है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, त्वम ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्म हो। नहीं, हम सब ब्रह्म है। कहने का मतलब क्या है कि दर्शन की इस परंपरा में, चाहे वो उपनिषद हो चाहे वेदांत दर्शन हो, उसमें यही बात कही गई है कि हम सब ब्रह्म की संतान है, ईश्वर की संतान है। दुनिया में कोई भेद नहीं है, मनुष्य से मनुष्य के बीच में भेद नहीं है, बल्कि मनुष्य से जीवों और जड़ तत्वों के बीच में भी भेद नहीं बताया गया है। इसी तरह से जैसे रामानुज है, रामानुज कहता है कि जितने भी हम हैं वो ब्रह्म के अंश है। ब्रह्म के दो तत्व बताता है रामानुज, एक जो है चेतन तत्व, एक अचेतन तत्व। तो जितना दुनिया में, ब्रह्मांड में सब कुछ है वो ब्रह्म के ही अंश है। तो इस तरह से भारतीय दर्शन जो बात करता है, परंपरागत जो विशेषकर जो वेद और उपनिषदों के पश्चात जो वेदांत दर्शन है, वो इसी तरह की बात करता है कि सब कुछ एक है, किसी तरह का भेद नहीं है। तो इक्वलिटी की सबसे सुंदर व्याख्या जो है भारतीय दर्शन परंपरा में मिलती है। एक तो ये बात हम थोड़ा सा देखें। दूसरी, अगर आप देखें कि पाश्चात्य दर्शन परंपरा में इसको देखना चाहते हैं तो पाश्चात्य दर्शन परंपरा में भी इसे देख सकते हैं। पाश्चात्य दर्शन में कहाँ देख सकते हैं? पाश्चात्य दर्शन में हम जो है, पाश्चात्य दर्शन में हम कहाँ देख पाएंगे? हम देख पाएंगे कुछ विचारकों को लेके देखिएगा, आप बिल्कुल सर्च कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, लाइबनिज, स्पिनोजा, नहीं, कांट। ये सारे जो है बिल्कुल एक समरूपता की, एक यूनिफॉर्मिटी की या इक्वलिटी की बात करते हैं। जैसे मैं एक नाम बता रहा हूँ, लाइबनिज। आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए, दर्शन से मैं उठा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में आऊँगा, लेकिन ताकि आपका बेस शानदार बने। लाइबनिज क्या बात करता है? लाइबनिज बात करता है चिद अणुओं की, मोनेड्स। ये जो बात करता है वो बात करता है चिद अणुओं की। चिद अणुओं का मतलब, इनको वो क्या कहता है? मोनेड्स। बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मैं हल्का सा इसका डिटेल बता देता हूँ कि क्या बात है, इससे ज़्यादा हमको नहीं देखना है। लाइबनिज बात करता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ है वो चिद अणुओं का संघात है, मतलब वो चिद अणुओं से मिलके बना है। और चिद अणु क्या है? चेतन तत्व है। हालांकि चिद अणुओं में भेद हो सकता है चेतना की मात्रा के आधार पर, लेकिन ये जितने भी चिद अणु है, मोनेड्स है, वो एक जो एब्सोल्यूट मोनेड है जिसको वो गॉड कहते हैं, उसकी तरफ अग्रसर है। उनका वो परम साध्य है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी चिद अणु है उनमें जो चेतन तत्व है, वो जो एब्सोल्यूट मोनेड है जिसको गॉड कहते हैं, उन्हीं का एक अंश है। तो इसी तरह की बात आप कह सकते हो, इसी तरह की मोटी मोटी बात आप प्लेटो और अरस्तु के शुभ के सिद्धांत में भी देख सकते हो दर्शन परंपरा में। हालांकि राजनीतिक विचार प्लेटो और अरस्तु के अलग मिलेंगे, लेकिन दर्शन परंपरा में जो शुभ गुड का प्रिंसिपल है उसमें भी आप देख सकते हो। इसी तरह से स्पिनोजा के विचार में भी आप इसे ढूंढ सकते हो। स्पिनोजा के विचार में भी इसे ढूंढ सकते हो। स्पिनोजा क्या कहता है? स्पिनोजा कहता है कि सब कुछ जो ये प्रकृति है वो ईश्वर को प्रकृति कहता है, और सब कुछ प्रकृति है वो बिल्कुल एक है, और इसके अलावा दूसरा कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो इस तरह से स्पिनोजा का भी जो है कि वो मन और जो विचार का जो सिद्धांत उनका है वो एक अलग उसमें चला जाता है, लेकिन स्पिनोजा का विचार भी भारतीय दर्शन परंपरा में शंकराचार्य के विचार के नज़दीक आ जाता है।
इसी तरह का अगर आप विचार देखना चाहो तो कांट भी लगभग ऐसी ही बात करता है। कांट क्या कहता है कि मनुष्यता सदैव साध्य होनी चाहिए, मनुष्यता सदैव साध्य हो, ह्यूमैनिटी सदैव साध्य हो और उसके लिए प्रयास होना चाहिए। और मनुष्यता कभी साधन नहीं बननी चाहिए। मतलब सब कुछ को वो किसकी ओर अग्रसर करते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, मनुष्यता। और इस तरह से एक नैतिक प्रिंसिपल देता है। उन नैतिक प्रिंसिपलों को वो क्या कहता है, वस्तुनिष्ठ कहता है। तो इस तरह से मैंने एक बात दर्शन परंपरा से शुरू की और दर्शन परंपरा में इस बात को हम पाते हैं कि इक्वलिटी का जो विमर्श है वो राजनीतिक दर्शन में नहीं बल्कि दर्शन परंपरा से शुरू से ही इक्वलिटी एक महत्वपूर्ण दर्शन रहा है। लेकिन धीरे धीरे इक्वलिटी है वो दर्शन से निकल करके सामाजिक विमर्श और राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बना है। इसीलिए हम कहते हैं इस बात को गौर से देखिएगा कि इक्वलिटी आज क्या है। इक्वलिटी आज वर्तमान में हम क्या कह सकते हैं, इक्वलिटी को एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक दर्शन है। इम्पोर्टेंट बात, इक्वलिटी क्या है तो एक लाइन तो क्लियर हो गई कि इक्वलिटी एक सोशल फिलोसफी भी है और एक पॉलिटिकल फिलोसफी भी है और एक अपने आप में फिलोसफी भी है। तो इक्वलिटी क्या है, सामाजिक राजनीतिक दर्शन, समाज की फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस की फिलोसफी। हम इस रूप में इक्वलिटी को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ से सवाल आना शुरू हो जाता है कि इक्वलिटी क्या है, क्या केवल एक राजनीतिक दर्शन है या केवल सामाजिक दर्शन है या दर्शन परंपरा की एक दर्शन है। ना भाई, यह एक सामाजिक राजनीतिक दर्शन है, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है। तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है मित्रों आपको एक समझ डेवलप हुई होगी कि किस तरह से इक्वलिटी एक सामाजिक राजनीतिक विमर्श या दर्शन परंपरा का हिस्सा बना। तो कहाँ से बात शुरू हुई, अब हम थोड़ा सा जो है चर्चा करेंगे वो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चलेंगे तो फिर समानता की मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ और हम आगे की कड़ी में हम बात करेंगे ऐतिहासिक परंपरा की। ऐतिहासिक परंपरा में हम सबसे पहले बात किसकी करें, कहाँ से शुरू कर सकते हैं, ग्रीक से हम युग से शुरू कर सकते हैं कि ग्रीक युग में क्या था और किस तरह से इक्वलिटी की बात थी। स्टूडेंट, ग्रीक युग में इक्वलिटी नहीं बल्कि अनइक्वलिटी को ही एक तरह से न्याय माना गया। हम ग्रीक युग के दो प्रमुख विचारकों में इक्वलिटी के से संबंधित विचार ढूंढना चाहेंगे। एक विचार लेंगे हम प्लेटो का और दूसरा विचार लेंगे हम अरस्तु का। दो विचारकों को लेकर के हम बात करेंगे। आपको पता है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसे हम वैसे डिटेल से देखेंगे। उस न्याय विचार में प्लेटो क्या कहता है, दो प्रकार के न्याय की बात करता है, एक व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय का उनका ये सिद्धांत मनुष्य के भीतर निहित 3 गुणों की प्रबलता पर आधारित है, जो है जिसको हम न्याय में और भी देखेंगे लेकिन यहाँ भी हम चर्चा कर सकते हैं। और आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। आप जो है जितनी भी बुक्स है अच्छी बुक्स में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ अलग अलग तरह से मिलेगी। हर लेखक का अपना एक तरीका होता है और जैसे मेरा भी अपना एक तरीका है प्रेजेंटेशन का कि किसको किस क्रम में रखूं, तो उसी तरह से आपको इनको देखोगे तो ये विचार आप ज़रूर जो है मिलेगा आपको। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, चाहे वो व्यक्तिगत न्याय हो चाहे सामाजिक न्याय हो, वो मनुष्य के भीतर अंतर्निहित 3 गुणों की प्रबलता के आधार पर है। ये 3 गुण कौन कौन से हैं? ये 3 गुण जो है विवेक, साहस और तृष्णा,
तीन गुणों के आधार पर उन्होंने तीन प्रकार के वर्गों की बात कही। तीन गुण कौन से हैं? एक गुण बताया विवेक या बौद्धिक गुण भी कहते हैं, एक गुण बताया साहस, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है तृष्णा। तीन गुणों की प्रबलता के आधार पर समाज में तीन वर्ग है। ये जो वर्ग होता है वो है शासक वर्ग, ये जो इसकी प्रबलता के आधार पर जो वर्ग बनेगा वो सैनिक वर्ग, और इसकी प्रबलता के आधार पर जो वर्ग बनेगा वो है उत्पादक वर्ग। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन प्लेटो ने इन तीन वर्गों की तुलना तीन प्रकार के बर्तनों से करता है कि जो विवेक गुण की प्रबलता के आधार पर जो शासक वर्ग है वो सोने के बर्तन के समान होता है, सैनिक वर्ग है वो जो है चांदी के बर्तन के समान होता है, और जो उत्पादक वर्ग है वो तांबे के बर्तन के समान है। सोना, चांदी और तांबे का अंतर आप समझ सकते हैं, और जब आप ये अंतर समझ सकते हैं तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि प्लेटो किस प्रकार से अनइक्वलिटी को एक न्याय के सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्लेटो ने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया इसमें, जिसमें कहा है कि प्रत्येक वर्ग को अपने ही कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और किसी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके पीछे मूल मंतव्य था वो ये था कि शासक वर्ग के अधीन सैनिक और उत्पादक वर्ग को रख दिया जाए, और शासक वर्ग के कार्यों में सैनिक और उत्पादक वर्ग हस्तक्षेप नहीं करे, और शासक वर्ग को विवेक या बौद्धिक गुण का प्रबलता बता करके शासक वर्ग को सुख का उपभोग करने के योग्य बता दिया। तो एक तरह से प्लेटो का ये विचार, जो उनका चाहे व्यक्तिगत न्याय का या सामाजिक न्याय का ये विचार है, ये विचार अनइक्वलिटी को एक स्थापित करता है एक न्याय के सिद्धांत के रूप में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रीक युग का जो प्रारंभ है वो असमानता को ही न्याय के एक सिद्धांत के रूप में मानता है, जिसमें प्लेटो का विचार हमने देखा। अरस्तु का विचार भी हम देखें तो अरस्तु भी इसी तरह की बात करता है। किस तरह की बात करता है अरस्तु ने? आपने थिंकर्स में ज़रूर इस बात को देखेंगे, पढ़ेंगे कि अरस्तु ने दास प्रथा को क्या माना कि उचित माना है। अरस्तु ने महिलाओं की शासन में भागीदारी जो है, महिलाओं की अधीनता को भी उचित माना है कि उनमें शासन में भागीदारी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, दासों और महिलाओं को जो शासन की प्रक्रिया में है वो हिस्सेदारी भी नहीं हो, इसकी भी अरस्तु बात करता है कि शासन में अधिकार जो है, शासन में भागीदारी केवल योग्य लोगों की हो, और अरस्तु की दृष्टि से महिलाएं, दास ये योग्य लोग नहीं है, इन्हें मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, इन्हें शासन में भागीदारी नहीं दी जानी चाहिए। कहने का मतलब मित्रों ये निकला है कि ग्रीक युग के अंदर असमानता, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ग्रीक युग में जो असमानता है, असमानता को नैतिक बनाया गया, इसे ही वैध माना गया। ये एक बात हुई ग्रीक युग की। ग्रीक युग के पश्चात मध्य युग की अगर बात करें तो यहाँ भी लगभग ये स्थिति कोई ज़्यादा नहीं बदल रही है। मध्य युग में जो व्यवस्था जन्म ली वो व्यवस्था थी सामंतवादी व्यवस्था, और सामंतवादी व्यवस्था के अंदर
एक वर्ग होता है, एक वर्ग जिसे चाहे आप सामंत कह दो या अलग अलग नामों से कह सकते हैं। ये जो वर्ग है, ये वर्ग किस प्रकार का वर्ग है? ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, ये प्रिविलेज रखता है। इस तरह से मध्य युग भी एक तरह से अनइक्वलिटी से युक्त एक व्यवस्था रही। हालांकि मध्य युग में चर्च आदि ने समानता के प्रयास किए, कहा कि हम सब लोग परमात्मा की संतान है, लेकिन ये केवल सैद्धांतिक प्रयास ही रहे। व्यावहारिक धरातल पर इस संदर्भ में कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिली। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्राचीन युग और जो मध्य युग है, उस युग में असमानता एक स्थापित सिद्धांत रही, लेकिन आधुनिक युग में समानता की मांग उठने लगी। आधुनिक युग में समानता की मांग उठने लगी। इसके पीछे जो वजह है, उस वजह का सबसे प्रमुख कारण है कुछ क्रांतियां, कुछ आंदोलन, कुछ धर्म सुधार आंदोलन, कुछ सामाजिक आंदोलन, कुछ वैज्ञानिक प्रगति, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम कहें पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति और दो क्रांति बहुत महत्वपूर्ण रही, एक फ्रांस की क्रांति और एक अमेरिका की क्रांति। इन सब में समानता की मांग उठी। विशेषकर फ्रांस की जो 1789 की क्रांति है, वो तो इसमें मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुआ है, तो फिर वो स्वतंत्र और समान ही रहना चाहिए। सबको बराबर के अधिकार हो, और स्वतंत्रता और समानता ये मनुष्य की दो आधारभूत अधिकार होना चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता के साथ साथ समानता की मांग, ये फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण नारा रहा है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, तो अभी तक की जो बात रही, उस बात का क्या निचोड़ निकला? अभी तक की बात का ये निचोड़ है, सरल शब्दों में है कि प्राचीन युग में, चाहे वो ग्रीक युग हो, चाहे वो मध्य युग हो, अनइक्वलिटी एक स्थापित तथ्य था, अनइक्वलिटी एक स्थापित सिद्धांत था। आधुनिक युग में भी कोई इक्वलिटी स्थापित नहीं हुई है, लेकिन इक्वलिटी की मांग अलग अलग तरह से उठी है। चाहे वो रेनेसा हो, पुनर्जागरण हो, चाहे वो आपका धार्मिक सुधार आंदोलन अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुए, चाहे वो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, भारतीय संदर्भ में भी ये बात कह सकते हैं, चाहे वैज्ञानिक प्रगति हुई, उससे भी ये बात उठी किसी बात की कि इक्वलिटी हो। औद्योगिक क्रांति से भी जो चेतना आई है, इन सब ने योगदान दिया है समानता के सिद्धांत को स्थापित करने में और समानता के विमर्श को आगे बढ़ाने में। ये सवाल कई बार पूछते हैं कि आधुनिक काल में वो कौन कौन से कारण रहे हैं जिन्होंने समानता की बहस को आगे बढ़ाया है। इसमें सारे नाम आ जाएंगे जो मैंने अभी आपको बतलाया। तो ये एक मोटी सी चर्चा अभी तक हमने की है, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से लेकर के हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में हम लेके आए हैं। अब स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अब मूल बात पे आते हैं, और मूल बात यह है हमारी कि आखिर समानता क्या है। आखिर समानता क्या है? किस तरह की समानता आधुनिक काल में विचारों में हो रही है? उसका स्वरूप क्या हो, उसके भीतर क्या आना चाहिए, और समानता का मूल तत्व क्या है? आपके ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो यहीं से रहेंगे। इसीलिए हम इसे थोड़ा सा इत्मीनान से, सहजता से इस बात को करेंगे और समझेंगे कि इक्वलिटी का रियल सेंस क्या है। पहली बात, जो समानता का स्वरूप है, उस स्वरूप की बात करें कि आखिर इसका स्वरूप कैसा हो। प्रारंभ के अंदर जो बात उठी वो उठी कि समानता, कैसी समानता?
तो जवाब आया, वो आया कि किस तरह की समानता हो? कानूनी समानता हो, लीगल इक्वलिटी हो, सबके लिए एक कानून हो, कानून के समक्ष ना कोई बड़ा ना कोई छोटा हो। ये बहस आपके ब्रिटेन से कह लो या आप सीधी सीधी इस बात को कहो तो यूरोपियन देशों में शुरू हुई कि इक्वलिटी कैसी इक्वलिटी? लीगल इक्वलिटी। ये बाद में रूल्स ऑफ लॉ के रूप में परिणित हुई। अमेरिका में यह बहस एक अलग रूप धारण किया, जहां रूल्स ऑफ लॉ के स्थान पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात हुई, मतलब कानून का समान संरक्षण। हम इस बात को थोड़ा बाद में डिटेल से लेंगे, लेकिन कानूनी समानता में मैंने दो पक्ष आपको जरूर बताया, लेकिन प्रारंभ में बहस ये हुई, मैं इसको थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तत्पश्चात इसके स्वरूप में बाद में कई अन्य पक्ष भी आए, बाद में अन्य आयाम भी जुड़े। अन्य कौन कौन से आयाम जुड़े वो हम थोड़ी सी चर्चा करें। अन्य आयाम जो जुड़े वो जुड़े सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सांस्कृतिक समानता, सांस्कृतिक समानता। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि समानता की जो स्वरूप है वो किस तरह की समानता, मतलब किस बात में समानता? राजनीतिक दर्शन में या राजनीतिक विमर्श में किस समानता की हम बात कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि शुरू में जो बात हुई वो कानूनी समानता की हुई, बाद में जो बात उठी वो सामाजिक समानता की, राजनीतिक समानता की, आर्थिक समानता की और सांस्कृतिक समानता की। थोड़ा सा हम इसका जिक्र यहीं कर लेते हैं, बाद के लिए नहीं छोड़ रहे। कानूनी समानता में दो पक्ष उठकर के सामने आए। कानूनी समानता में दो पक्ष उठकर के सामने आए, एक विधि के समक्ष समता और दूसरा विधि का समान संरक्षण। एक विधि के समक्ष समता और दूसरा विधि का समान संरक्षण। यहाँ दो पक्ष उभर करके आते हैं। मैं यहाँ बहुत डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समता, इसे ही हम क्या कह देते हैं? इसे ही हम कानून का शासन कह देते हैं, कानून का शासन भी कह देते हैं। और दूसरा पक्ष क्या था? विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ और इक्विटी बिफोर द लॉ। संयोग से ये दोनों ही प्रकार की इक्वलिटी की बात हमारे संविधान के आर्टिकल, भारत में संविधान के आर्टिकल 14 में आपको देखने को मिलती है और वहाँ डिटेल से चर्चा करते हैं। मैं यहाँ इस चीज़ को सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। विधि के समक्ष समता की जो बात है वो ब्रिटिश विमर्श है, अमेरिका ब्रिटेन की यूके की व्यवस्था से लिया गया है। ये डाइसी ने इसको कानून का शासन कहा। इसका मतलब क्या है? इसके तीन अर्थ होते हैं। नंबर एक, सबके लिए एक कानून हो। नंबर दो, सबके लिए समान कानून हो, कानून के समक्ष न कोई बड़ा और न कोई छोटा। और नंबर तीन, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं हो। मैं लिख देता हूँ, इसके तीन पक्ष हैं। एक कानून, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समान कानून और विशेषाधिकार नहीं हो। तीन स्थितियां होती है। ये भारतीय संविधान में भी है। विधि का समान संरक्षण ये इससे थोड़ा भिन्न है, और यहाँ कानून के स्थान पर कानून का परिस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। और यह अमेरिका का विमर्श मानते हैं हम, वहाँ की व्यवस्था हम कहते हैं। और इसमें कहते हैं कि समान परिस्थितियों में
समान परिस्थितियों में समान कानून। तो दूसरी तरफ हम क्या बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कानून। अगर परिस्थिति अलग हुई तो कानून का व्यवहार भी अलग हो, लेकिन यह जो व्यवहार है ये विशेषाधिकार पूर्वक नहीं होगा, बल्कि यह जो व्यवहार है ये प्रोटेक्टिव होना चाहिए, संरक्षणात्मक होना चाहिए। गौर कीजिएगा, परिस्थिति के भेद के आधार पर कानून का व्यवहार अगर भिन्न होता है तो ये समानता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इसमें शर्त है कि ये भेद प्रिविलेज नहीं हो, ये भेद विशेषाधिकार नहीं हो, यह भेद प्रोटेक्टिव हो, संरक्षणात्मक हो। और जो संरक्षणात्मक भेद होता है वह इक्वलिटी को प्रमोट करता है। और यही बात हम अभी इक्वलिटी के विमर्श में करेंगे कि इक्वलिटी का मतलब सभी प्रकार के भेदों का खात्मा नहीं है, बल्कि इक्वलिटी का मतलब अमानवीय, अतार्किक, अवांछनीय जो विभेद है उनको खत्म करना। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि तार्किक, मानवीय और वांछनीय विभेद समानता के लिए जरूरी है। यह बात किस में जरूर आ रही है? विधि के समान संरक्षण में। तो मैंने इस बात का आपको अपने को सहारा मिलेगा आगे जब हम इक्वलिटी की बात को और आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात आती है स्टूडेंट, वो आती है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब क्या है? राजनीतिक समानता का मतलब है कि राजनीति में सबको समान भागीदारी मिले। समान भागीदारी के कई पक्ष हैं। समान भागीदारी का वोट एक पक्ष होता है, दल बनाना एक पक्ष हो सकता है, मतदान देना एक पक्ष होता है, दल बनाना एक पक्ष हो सकता है, चुनाव लड़ना एक पक्ष हो सकता है। हर व्यक्ति, हर नागरिक राजनीति में अपनी हिस्सेदारी कर सके, चाहे वो मतदान करके, चाहे चुनाव लड़के, चाहे राजनीतिक दल बना करके, किसी भी माध्यम से, राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सब लोगों को समान हिस्सेदारी, ये राजनीतिक समानता कहलाती है। हालांकि अपने आप में बड़ा पक्ष है कि भारत में कितनी है, वो मत देने का अधिकार भी है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, नहीं है दल भी बना सकते हो। लेकिन आपको पता है कि आगे चल के एक बात करेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना या आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता। राजनीतिक स्वतंत्रता से राजनीतिक समानता का आदर्श तभी प्राप्त हो सकता है जब आर्थिक समानता भी हो। हमारी व्यवस्था में थोड़ी खामी है जिसका और अलग विवेचन करेंगे। तीसरा पक्ष है वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब क्या है? सामाजिक समानता का मतलब है कि सामाजिक दृष्टि से, मतलब लिंग, जन्म, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी तरह का भेद नहीं होना। नहीं, तो ये जो है ये जो है सामाजिक समानता में हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 ये जितने भी है ये सोशल इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एक और बात आती है, वो आती है आर्थिक समानता की बात। और आर्थिक समानता का मतलब क्या है? आर्थिक समानता का मतलब है संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित हो। नंबर 1, सबको समान अवसर प्राप्त हो और सबको समान परिस्थितियां भी प्राप्त हो आगे बढ़ने की और आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करने की। तो आर्थिक संसाधन का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संसाधनों का समरूप वितरण सुनिश्चित हो, विकास के सबको समुचित अवसर प्राप्त हो और
जो है आगे बढ़ने के सबको समान अवसर मिले। तो ये जो है वो आर्थिक समानता की बात करते हैं, जिसमें कम से कम मिनिमम रिसोर्सेज जरूर सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं हो कि कम से कम भूखा पेट क्या करेगा। तो यह है आर्थिक समानता। भारतीय संविधान में इसका पक्ष है, आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह देख सकते हैं। वैसे इसको आर्टिकल 38, 39 इनमें स्पष्ट तौर पर आप आर्थिक समानता की बात देख सकते हैं, पा सकते हैं। फिर एक अंतिम और बात रह जाती है, वो रह जाती है सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता का मतलब है जब जितनी भी संस्कृतियां हैं किसी देश में, राज्य में, उनको सबको समान संरक्षण प्राप्त और सब सह अस्तित्व के साथ रहे। गौर कीजिएगा, सबको समान संरक्षण प्राप्त हो और सब सह अस्तित्व के साथ रहे। इसीलिए जो सांस्कृतिक समानता है उससे एक महत्वपूर्ण संकल्पना निकलती है, जो आज पॉलिटिकल साइंस की एक नई टर्म के रूप में आ रही है, जिसे कहते हैं बहुसंस्कृतिवाद, जिसे कहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। सब संस्कृतियां एक साथ रहे, सह अस्तित्व से रहे, सबको समान संरक्षण मिले। ये जो कंसेप्ट है वो है सांस्कृतिक समानता। तो मैंने जो बात की वो क्या की, हमने जो अभी तक बात की वो ये की कि जो समानता का स्वरूप है, जो समानता का स्वरूप है, समानता का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में प्रारंभ में कानूनी समानता की बात हुई, जिसके दो पक्ष हैं। नंबर 1 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। दो पक्ष हैं जिनके दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। बाद में अन्य आयाम भी जुड़े, जिसमें सामाजिक समानता की बात, आर्थिक समानता की बात, राजनीतिक समानता की बात और सांस्कृतिक समानता की बात भी हुई। इसीलिए वर्तमान काल में या आधुनिक समय में समानता बहुआयामी अवधारणा है। गौर कीजिए, पहले व्याख्यान में जो पहला हमारा संदर्भ था उसमें हम इस बात को सिद्ध करें कि समानता सामाजिक राजनीतिक दर्शन है, और अब मैं इस बात को बता रहा हूं कि समानता एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें जितने भी मनुष्य से जुड़े हुए पक्ष है वो सब शामिल है। कानूनी पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और यहाँ तक कि सांस्कृतिक पक्ष। तो दो बात मुझे लगता है कि यहाँ निर्धारित हो चुकी है।